नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत यान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हम लगातार जो है आपके लिए यूपी टेट स्पेशल पेडागोजी दे रहे हैं, अर्थात इसे यह कहे तो मनोविज्ञान आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, मेरा यह प्रयास कैसा है, आप सभी लोग वीडियो को देख करके कमेंट जिस तरीके से करते हैं, मुझे लगता है कि मैं आपके लिए या आप समाज के लिए बेहतर कर रहा हूं और बेहतर दिशा में हमारा कदम जा रहा है, यह मुझे ज्ञात हो रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि वर्तमान के समय में आप लोग ऊहापोह की स्थिति में बने हुए होंगे कि इस वीडियो को देखा जाए या ना देखा जाए, क्योंकि कुछ बच्चे डीएलएड स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो है बीएड स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बस आपसे यही कहूँगा कि पूरे दिन भर तो मैं वीडियो आपको नहीं देता हूँ ना, पूरे दिन भर वीडियो नहीं देता हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए बेहतर कर रहा हूँ, आज जो है कम्युनिटी पर भी मैंने बहुत बड़ा लेख आपके लिए लिखा था, वो आपने शायद पढ़ा भी होगा, तो कुछ ज़्यादा उसमें बोलेंगे नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए बेहतर कर रहे हैं तो आप जो है 10 से 15 मिनट हमें दे दीजिए। आप अपने जीवन का 10 से 15 मिनट देंगे, विश्वास करिएगा हम उस मिनट को जो है, उस समय को हम जाया नहीं जाने देंगे। आपका समय बहुमूल्य है और उस समय की कीमत हम जरूर चुकाएंगे। हम जिस तरीके से आपको बेहतर कराने का प्रयास कर रहे हैं, शायद अगर आप हमारे साथ जुड़ करके उसी तन्मयता, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लगे रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप यूपी टेट देंगे। या एक बच्चे ने कहा कि सर आप सीटेट नहीं पढ़ाते हैं। भाई, पेडागोजी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी सीटेट में भी आते हैं, है ना। यूपी टेट और सीटेट स्पेशल दोनों चीज़ें रहती हैं, आपको थंबनेल में लिखा गया होता है ना। तो चलिए, आज की इस वीडियो में आप सभी लोग जानते हैं मनोविज्ञान में जो है कितने क्वेश्चन आते हैं। मनोविज्ञान में 30 प्रश्न आते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे वो सीटेट हो। तो आज की इस वीडियो में हमने कहा कि सिद्धांतों से ही मनोविज्ञान के 80%, 70 to 80% क्वेश्चन सिद्धांतों से ही छप जाते हैं। तो आपको आज उसी सिद्धांतों की कड़ी में, अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि सर आपके पुराने वीडियोज कहाँ मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी टेट सीटेट स्पेशल जो है मनोविज्ञान एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसी प्लेलिस्ट में यह वीडियो भी ऐड हो रहा है, उसी प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आ जाएगा यूपी टेट सीटेट मनोविज्ञान स्पेशल, है ना। तो 15 वीडियो हो चुका है, 16 वीडियो हो चुका है, या 17वां वीडियो है या 16वां वीडियो है, लगातार आपके लिए कर रहे हैं। इस सिद्धांत की कड़ी में आज हम जो है आपके सामने बात करेंगे बीएस ब्लूम का सिद्धांत। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं जब हम किसी सिद्धांत को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बताते हैं कि यह कहाँ के वैज्ञानिक थे। कल मैंने जो सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत की बात किया था, मैं भूल गया था किस सिद्धांत पे बात किया था। अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत पे कल मैंने बात किया था, और अब्राहम मैस्लो भी कहाँ के निवासी थे, तो अमेरिका के निवासी थे। जब भी मैं किसी सिद्धांत को पढ़ाता हूं तो मैं जरूर बताता हूं कि फलाने वैज्ञानिक कहाँ के निवासी थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यूपी टेट में कई बार पूछा गया है ना। तो ध्यान रखिएगा, बीएस ब्लूम जो है यह कहाँ के निवासी है, तो अमेरिका के यह भी निवासी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह अमेरिका के क्या है, यह अमेरिका के जो है मनोवैज्ञानिक है। मित्रों, बीएस ब्लूम के सिद्धांत को पढ़ाने से पहले हम आपको एक शब्द से परिचय कराना चाहते हैं, वह शब्द है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मित्रों यहाँ पे मैंने लिखा है, टैक्सोनॉमी का जो हिंदी होता है आप सभी लोग जानते हैं, इसकी हिंदी क्या होता है, वर्गीकरण। ठीक है, क्या होता है, वर्गीकरण। आप सभी लोग जीव विज्ञान में पढ़े होंगे कि वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो निश्चित रूप से आप कक्षा 9वीं में, हमारे ख्याल से कक्षा 10वीं में था, कैरोलस लीनियस का नाम आपने जरूर सुना होगा। वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, शायद आपने जरूर पढ़ा होगा। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, जो मटर वाला प्रयोग था हमने पढ़ा था, आप भी पढ़े होंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता का जनक कहा जाता था। ये चीजें हमारे मन में आ गई तो मैं आपको बता रहा हूं। तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का जनक जीव विज्ञान में किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। तो मित्रों, बीएस ब्लूम ने क्या किया था, बीएस ब्लूम ने जिस तरीके से लोग वर्गीकरण अन्य क्षेत्रों में करते हैं, ठीक उसी तरीके से बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। क्या किया था, इन्होंने भी वर्गीकरण का ही काम किया था। आपसे बीएस ब्लूम्स थ्योरी करके आ सकता है, आपसे कहा जा सकता है बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी, या यूं कहे तो बीएस ब्लूम का वर्गीकरण कहा जा सकता है। बीएस ब्लूम ने किसका वर्गीकरण किया था, बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका कि बीएस ब्लूम कहाँ के निवासी थे, तो अमेरिका के निवासी थे। टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस को जीव विज्ञान में कहा जाता है। सेम वही काम मनोविज्ञान के क्षेत्र में बीएस ब्लूम साहब ने किया था। बीएस ब्लूम ने किसका वर्गीकरण किया था, तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है ना।
तो बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी भी इसे कहते हैं। और इन्होंने किसका वर्गीकरण किया? शैक्षिक उद्देश्य। मित्रों शैक्षिक उद्देश्य क्या होता है? सबसे बड़ी बात यह होती है, हम तो जानते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य जो है, यहां पे मैंने लिख भी दिया है, शिक्षा का जो है उद्देश्य क्या होता है? बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि शिक्षा का यह उद्देश्य नहीं होता है कि आप नौकरी पा जाइए। शिक्षा का यह उद्देश्य नहीं होता है कि आप जो है मतलब कि डीएम बन जाइए। शिक्षा का अगर गूढ़ उद्देश्य की बात की जाए तो शिक्षा का गूढ़ उद्देश्य होता है मित्रों कि बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन होता रहे। और व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, जायज सी बात है कि अभी आपके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन शिक्षा से कैसे होगा? अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ाई, आपका टारगेट मिलता रहेगा, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक दिन आप शिक्षक बन जाएंगे, एक दिन आपकी शादी हो जाएगी, आप सम्मान प्राप्त कर लेंगे, आप बेहतर करेंगे, अपने टारगेट को प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत पे मैंने मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत में बहुत ही बेहतरीन बताया। तो इसमें यही होगा कि शिक्षा का उद्देश्य का मतलब यही होता है कि बालक के व्यवहार में किस तरीके से वांछनीय परिवर्तन हो रहा है। वांछनीय परिवर्तन का मतलब जो चाह रहे हैं हम बालक में परिवर्तन करना, शिक्षा के माध्यम से बालक में वह परिवर्तन हम करने में सफल हो रहे हैं, यही होता है शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं शिक्षा के उद्देश्य से आप अवगत हो चुके होंगे। मित्रों ब्लूमबर्ग का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों, अर्थात ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? मित्रों ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो है 3 भागों में किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। कितने भागों में किया था? 3 भागों में किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस में नहीं किया था? आपसे यह 3 दिया रहेगा, चौथा कोई दूसरा दिया रहेगा। अगर आप इन तीनों को जानते रहेंगे तो चौथे को आसानी से सही कर ले जाएंगे। या यूं कहेगा कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है ना। तो कौन सा 3 शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण था? सबसे पहला उन्होंने बांटा कि संज्ञानात्मक, या इसी संज्ञानात्मक को हम ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं। उन्होंने कहा कि पहला वर्गीकरण संज्ञान के या ज्ञान का पक्ष बना करके करना चाहिए। दूसरा वर्गीकरण उन्होंने भाव को पक्ष बना करके किया, उसे हम भावात्मक पक्ष कहते हैं। तीसरा जो है वर्गीकरण उन्होंने क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक पक्ष, अर्थात शारीरिक क्रियाओं का ध्यान में रखते हुए उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। तो 3 प्रकार से उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। एक था संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष, एक था भावात्मक पक्ष, एक था क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक पक्ष। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इस चीजों को जरूर अवगत हो गए होंगे। अब एक एक की बात करते हैं और पूरे सिद्धांत को हम कवर करने का प्रयास करते हैं। मित्रों संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है? जब मैं पीडी पाठक के बुक को पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने संज्ञान के बारे में आपको बताया था। बेसिकली आप यही समझिएगा, संज्ञान का मतलब ज्ञान ही होता है ना। मित्रों संज्ञानात्मक संकल्पना को बीएस ब्लूम साहब ने 6 भागों में विभाजित किया था। वो 6 भाग आपसे क्वेश्चन के माध्यम से भी पूछे जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि बीएस ब्लूम साहब ने संज्ञानात्मक संकल्पना निम्नलिखित में से किस भाग में विभाजित नहीं किया? इसमें 6 में से अतिरिक्त कोई एक घुसा देगा और वही आपका सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक संकल्पना को 6 भागों में बीएस ब्लूम साहब ने विभाजित किया था। सबसे पहला क्या था? ज्ञान। मित्रों एक एक को समझने का हम प्रयास करते हैं और उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए ज्ञान क्या होता है? बच्चों को सबसे पहले हम ज्ञान देते हैं। ज्ञान का मतलब बच्चों को सबसे पहले हम गिनती पहाड़ा याद कराते हैं, है ना। हम अपने क्लास में जाएंगे, अगर मैं गणित पढ़ा रहा हूं तो बच्चों को कहूंगा बेटा तुम खड़े होकर के या बैठ करके या याद करो गिनती पहाड़ा। गिनती पहाड़ा याद करो। अगर किसी बच्चे को याद है तो हम कहेंगे बेटा तुम रिकॉल करो। रिकॉल करने का मतलब तुम उसे रिवीजन करो कि जीवन में कभी भूल ना पाए। सबसे पहले बच्चे को यही जानकारी दी जाती है। अर्थात जब छोटा बच्चा होता है, हम भी छोटे थे, आप भी छोटे रहे होंगे, आपको यह जानकारी नहीं रही होगी कि यह चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं। बस अध्यापक की जो होता है, मैं वो नहीं कहूंगा कि पिटाई से बचने के लिए, हाँ मेरा उद्देश्य यही था कि हाँ इतने अच्छी तरीके से पढ़ लो कि अगले व्यक्ति से आगे चले जाओ। उसका कोई उद्देश्य हमें पता नहीं था, केवल हम रटते थे। रट्टू विद्या का अच्छा एक दो में आपने भी किया होगा। तो यही है, बच्चों को आंकड़ों की जानकारी देना और रिकॉल कराना, अर्थात रटाना जो है बच्चों का पहला होता है। इसे हम ज्ञान संकल्पना का पहला पक्ष कहा जाता है ना। ज्ञानात्मक संकल्पना का पहला जो पार्ट है वो है ज्ञान, बच्चों को आंकड़ों की जानकारी और रिकॉल कराना। दूसरा है, जब बच्चा जो है आंकड़ों को समझ जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा? बच्चा आंकड़ों को समझने के बाद, बच्चा आंकड़ों को याद करने के बाद बोध करेगा। बोध करने का मतलब बच्चा समझेगा, मतलब अर्थ को समझ जाएगा और उसका जो है व्याख्या भी करने के लिए तत्पर रहेगा। अगर हम बच्चा जो है रट लिया, मतलब याद कर लिया किसी चीज को,
हम अगर उसे दूसरे दिन खड़े करके पूछेंगे तो निश्चित रूप से वह उसे समझ जाएगा और उसे थोड़ी सी संकल्पना हो जाएगी कि यार गिनती जो है हम वस्तुओं के गिनने में प्रयोग कर रहे होंगे, है ना। अगर आप गिनती पहाड़ा याद करा रहे हैं, गिनती याद करा रहे हैं, दूसरे दिन 2-3 दिन वो तो रटेगा, केवल रटेगा रटेगा रटेगा। लेकिन जब आप दोबारा से उसे पूछेंगे तो उसे समझ में आ जाएगा कि जो मैं गिनती पढ़ रहा हूं ना, ये गिनती जो है मैं वस्तुओं को गिनने के लिए पढ़ रहा हूं। आप पूछेंगे कि भाई बताओ, जैसे मेरे हाथ में 2 मार्कर है, मैं बच्चे से खड़ा करके पूछा बेटा इसमें ये कितने मार्कर हैं, गिनती तो उसने याद किया, वो दिमाग लगाएगा कि भाई 1 2 मार्कर है, और उसे समझ में आ जाएगा कि यह जो सर ने हमें याद करवाया यह किस वजह से याद करवाया, यह जो है बोध या समझने के लिए याद करवाया। ठीक है। तीसरा है, जब बच्चा समझ जाता है तो उसका प्रयोग करना हम सिखाते हैं, अर्थात तीसरे नंबर पे क्या करता है, प्रयोग करता है। प्रयोग का मतलब क्या होता है, आत्मसात करता है। आत्मसात का मतलब जैसे मैं उसे गिनती पहाड़ा पढ़ा दिया, गिनती पहाड़ा पढ़ाने के बाद अब उसका प्रयोग अनुप्रयोग करेगा। अनुप्रयोग का मतलब यह है कि वह जो है गुणा लगाएगा, जोड़ लगाएगा, घटाव लगाएगा, इन सभी चीजों को करेगा। ठीक है। तो प्रयोग करना का मतलब इसमें कुछ ज्यादा बताना नहीं है, इसमें मैंने एक लाइन लिखा है, आत्मसात करना। आत्मसात करना का मतलब जो चीजें हमने सीखा है उसे हम अपने मन मस्तिष्क में उतार लेते हैं, और उसे मन मस्तिष्क में उतारने के बाद जो चीजें सीखे हैं उसका हम कहां पे यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम बच्चों को सिखाते हैं। तीसरे नंबर पे हम प्रयोग करना सिखाते हैं। ठीक है। जैसे इसमें ज़्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। प्रयोग करना का मतलब यही होता है। आपने कक्षा इंटर में जब आप पढ़ रहे होंगे तो गॉस का प्रमेय आपने पढ़ा था, बर्नौली का प्रमेय पढ़ा था। शायद आप वर्तमान के समय में बीटीसी और डीएलएड कर रहे हैं, आज बताइएगा गॉस का प्रमेय जो आपने पढ़ा था और जो बर्नौली का प्रमेय पढ़ा था, जो इधर उधर का नियम आपने पढ़ा था साइन कॉस, उसका प्रयोग कहाँ बीएड और डीएलएड में हो रहा है। आप ट्रैक बदल करके चले आए हो, है ना। इसका प्रयोग यहाँ नहीं हो रहा है। इसका प्रयोग अगर आप आईआईटी बीटेक उटेक किए होते या वैज्ञानिक बनने का प्रयास किए होते, डीआरडीओ का एग्जाम दिए होते, तो वहाँ पे आपको इसका प्रयोग होता, लेकिन आपका ट्रैक ही बिल्कुल बदल गया। तो किसी चीज़ को आत्मसात करना और आत्मसात करने के बाद उस पर अनुप्रयोग करना, यही होता है तीसरे नंबर पे। चौथा क्या होता है, जब हम प्रयोग करने लगते हैं, जब हम प्रयोग करना सीख जाते हैं, जैसे बच्चा जो है गुणा भाग करना सीख गया, उसके बाद वो क्या करता है, विश्लेषण करता है। विश्लेषण की अंग्रेजी मित्रों क्या होती है, एनालिसिस, जिसकी अंग्रेजी मुझे बताना जरूरी होगा, मैं उसे बताऊंगा भाई इसकी अंग्रेजी क्या होती है। एनालिसिस मैं लिख दे रहा हूं, मुझे इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं आती है। विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस, है ना, ANALYSIS होता है शायद, है ना। एनालिसिस कहा नहीं जाता है कि जब बच्चा गुणा भाग जान लेगा, है ना, अब बच्चे को समझ में आ जाएगा। कोई बच्चा बहुत तेज हो जाता है, धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा, उसे ज़्यादा आ जाएगा, तो वह विश्लेषण भी करने लगता है। अर्थात दूसरे बच्चे के गुरु मतलब कि सर से कहेगा, सर के पास जब ज़्यादा कॉपी हो जाती है, आप बचपन में जरूर किए होंगे, जब सर के पास ज़्यादा कॉपी हो जाती थी जांचने के लिए, तब रोहित को खड़ा कर देते थे। रोहित बेटा, रोहित तेज था, तो तेज का मतलब रोहित ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, रोहित को अच्छा आ रहा था। रोहित बेटा इधर आओ। रोहित बेटा इधर आता था और उसके बाद रोहित को कुछ कॉपियाँ दे दी जाती थी, बेटा इसे चेक करो कौन सा सही है कौन गलत है। बच्चे ने ज्ञान किया, समझा, उसके बाद प्रयोग किया, उसने प्रयोग ज़्यादा बेहतर कर लिया, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया, अब वह विश्लेषण करने में भी सक्षम हो गया, अर्थात वह विश्लेषण कर रहा है, सही गलत की जांच भी कर रहा है। इसमें मैंने लिखा है आत्मसात ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करना, या उसे क्या सही है क्या गलत है इसका पहचान करना, यही होता है विश्लेषण करना या एनालिसिस करना। ठीक है। विश्लेषण करने के बाद वह बच्चा जो है संश्लेषण करने पर भी आ जाता है। विश्लेषण करने के बाद वह संश्लेषण का मतलब होता है मित्रों, हिंदी मीनिंग होती है निर्माण करना। क्या होता है, निर्माण करना, है ना। संश्लेषण की हिंदी मीनिंग क्या होती है, निर्माण करना। जब बच्चा जो है गुणा भाग गणित जोड़ घटाव को जो है चेक मतलब सही गलत का पहचान भी कर लेता है। एक समय ऐसा आता है कि बच्चा जो है उस गुणा भाग जोड़ घटाव के आदत मतलब कि जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसका निर्माण भी वह करने लगता है, संश्लेषण भी करने लगता है ना। समझ रहे हैं। पहले आप चेक करेंगे गलत है या सही, उसके बाद आपके पास इतनी क्षमता हो जाएगी कि आप गणित के सवालों का निर्माण भी करने लगेंगे, है ना। तो यही होता है संश्लेषण, निर्माण करना या कॉन्सेप्ट या रूल के अनुसार जो है तर्क देना या वाद विवाद करना, ये होता है संश्लेषण करना। समझ में आया ना। और जब हम संश्लेषण बच्चा करने लगता है तो आखिरी में छठवां संज्ञानात्मक संकल्पना का छठवां पक्ष उन्होंने दिया। क्या दिया कि मूल्यांकन करना। छठवें पर मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चों ने या बच्चे ने क्या क्या सीखा। अगर बच्चा इतना कर लिया है, बच्चे ने कितना सीखा, या यूं कहें तो निष्कर्ष निकालते हैं कि बच्चा
बेहतर कर पाया कि नहीं कर पाया, इसके बारे में हम जानते हैं, अंतिम में मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि संज्ञानात्मक संकल्पना को कितने भागों में बीएस ब्लूम साहब ने विभाजित किया। सबसे पहले तो ये 3 पूछा जाएगा कि ब्लूम साहब ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितना दिया, तो 3 भागों में किया। उसके बाद संज्ञानात्मक संकल्पना को कितने भागों में किया, 6 भागों में विभाजित किया। कौन कौन सा, सबसे पहले ज्ञान होगा, तब बोध होगा, तब प्रयोग करेगा, तब विश्लेषण करेगा, तब संश्लेषण करेगा, आखिरी में मूल्यांकन करेगा। आपसे पूछा जाएगा कि बीएस ब्लूम साहब के संज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य के संकल्पना में कौन सा सबसे उच्च पक्ष है, तो सबसे उच्च पक्ष या सबसे उच्च भाग जो है मूल्यांकन करना है, सबसे निम्न भाग जो है ज्ञान प्राप्त करना है ना। तो ये चीज़ें आपसे क्वेश्चन के माध्यम से पूछी जा सकती हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 3, 4, 5 क्वेश्चन आंसर भी आप कराया करिए। मित्रों, मेरा उद्देश्य है पहले थ्योरी खत्म हो जाए, उसके बाद थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आप एक बार पूरी चीज़ों को जान जाएंगे, है ना। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसी वजह से मैं आपके लिए जो है क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाता हूँ। हाँ, बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो डिजिटल बोर्ड के साथ साथ सारी चीज़ें आपके लिए मैं सुविधा जो है अवेलेबल कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है ना। केवल आप लोगों का सपोर्ट रहा और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बेहतर करेंगे। इस जानकारी मतलब इस क्षेत्र में भी हम बेहतर करने वाले हैं। आगे बात करते हैं मित्रों भावात्मक पक्ष की और क्रियात्मक पक्ष की। अभी आपने संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष को देख लिया, अब भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष को हमने देखा कि मैंने जो है संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष की बात किया। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष ही आपके यूपी टेट में पूछा जाता है, या यूँ कहें तो सी टेट में भी यही पूछा जाता है ना। यूपी टेट और सी टेट में यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, संज्ञानात्मक पक्ष से। इंपॉर्टेंट वही है। आपको जो है भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक पक्ष भी हम आपको बता देते हैं। आप इनके शब्दों से ही आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और आपके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिचुएशन क्रिएट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सिचुएशन क्रिएट करके क्वेश्चन टाइप करवा के मैं आपको दूं और मैं उसका डिस्कशन करूं। अभी थोड़ी सी समस्या है, लेकिन आगे यह समस्या निश्चित रूप से सही होगी। ठीक है, तो चलिए भावात्मक पक्ष की बात करते हैं। मित्रों, भावात्मक पक्ष से आप इससे अवगत होंगे। भावात्मक पक्ष का मतलब होता है कि बच्चों की तारीफ करना। क्या करना? तारीफ करना, है ना। बच्चों की तारीफ करना, बच्चों को जो है प्रेम देना, है ना। बच्चा कोई बेहतर काम करता है तो तारीफ करिए, बच्चा कोई मतलब कि ठीक ठाक करता है तो उसे प्रेम दीजिए, है ना। तो जिससे बच्चों के जो भाव होते हैं, जो उनका भावात्मक एक अंतर्मन होता है वह प्रभावित हो, वही होता है भावात्मक पक्ष। ठीक है, तो मित्रों आपसे यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि भावात्मक पक्ष को उनके द्वारा मतलब कि बीएस ब्लूम साहब के द्वारा कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 5 भागों में विभाजित किया गया है, 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। आप इसे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रहण करना। ग्रहण करना का मतलब क्या होता है? रिसीव करना। बच्चा किसी चीज को जो है अपने अंतर्मन में, अपने हृदय में किसी चीज को ग्रहण करता है। ठीक है, ग्रहण करने का मतलब ग्रहण करना, है ना। उसके बाद अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्डिंग। जो इंग्लिश मुझे लगा कि बिना इंग्लिश के माध्यम से आप अच्छा सीख सकते हैं तो मैंने वहाँ पे लिख दिया है। जहाँ मुझे लगा कि हिंदी के माध्यम से आप सीख सकते हैं वहाँ मैंने हिंदी लिखा। जैसे ग्रहण करना का मतलब आप ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण करना का मतलब अंदर ले रहे हैं, तो आप इसे सीख रहे हैं, कोई इसमें अंग्रेजी बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनुक्रिया का मतलब शायद आप अनुक्रिया स्किनर वाले अनुक्रिया क्रियात्मक पक्ष से आप लगा लें, वहां पर मत जाइएगा। अनुक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो चीज़ मैंने ग्रहण किया है उसके लिए मैं रिस्पॉन्ड करूं, मतलब मैं उसे जो है बाहर निकालूं। अच्छा समझ जाइएगा रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है। रिस्पॉन्ड का मतलब जो चीज़ें मैंने अभी बच्चे को ग्रहण करवाया, अगर समय पड़े तो बच्चा उसके लिए रिस्पॉन्स भी कर दे, है ना। तो भावात्मक पक्ष मजबूत होना चाहिए। जो चीज़ मैं दे रहा हूं उसे वह अच्छी तरीके से लोगों के सामने पेश भी कर पाए, है ना। आगे करेंगे आकलन। आकलन की अंग्रेजी मैंने लिखा वैल्यूइंग। क्या होता है? वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का मतलब होता है कि बच्चे को कोई चीज़ आप समझा रहे हैं, अगर वह गलत है तो उस बात को बच्चा अच्छी तरीके से मान जाए बिना किसी दबाव के, है ना। तो वही होता है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का मतलब मान जाए, है ना। आकलन का मतलब यही हुआ, मतलब समझ जाइए आकलन का मतलब यही हुआ कि इसे हम एक भाषा में अनुमूल्यन भी बोल देते हैं, अनुमूल्यन। लेकिन आप अनुमूल्यन को समझ नहीं पाएंगे, इस वजह से मैंने आकलन लिखा। आकलन का अंग्रेजी मैंने लिखा वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का मतलब समझना कि जो चीज़ें सर बता रहे हैं वो चीज़ें वास्तव में सही हैं, वही होता है वैल्यूइंग। समझ पा रहे हैं ना। आगे बात करते हैं संगठन। संगठन का मतलब बच्चा जो है
अगर मैं बच्चे से जो है संगठन बनाने की, मैनेजमेंट बनाने की बात कर रहा हूं कि सामंजस्य बनाओ अपने कक्षा में या बेहतर करो अपनी कक्षा में, भावात्मक पक्ष उसका मजबूत कर रहे हैं, संगठन बनाने का हम उसे परिचय दे रहे हैं, संगठन बनाएगा, ये होता है मैनेजमेंट या संगठन, है ना। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि भावात्मक पक्ष को कितने पक्षों में बांटा गया है बीएस ब्लूम साहब के द्वारा, तो 5 पक्षों में, ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, आकलन करना, संगठन करना, मूल्य समूह का विशेषीकरण करना, है ना, मूल्य समूह का विशेषीकरण करना, बस इतना आप ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद करते हैं क्रियात्मक पक्ष। मित्रों इससे जो है आप क्रियात्मक पक्ष भी बोलते हैं, इसे जो है मनोगत्यात्मक पक्ष भी बोलते हैं। यह वास्तव में आपके जो है शारीरिक क्रिया से, किससे, शारीरिक क्रिया से संबंध रखता है, बच्चे के शारीरिक क्रिया से संबंध रखता है। जहां पे जो है भावात्मक पक्ष की बात आएगी, सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा, वहां पे आप भावात्मक पक्ष लगा सकते हैं। और जहां पे संज्ञान वाली चीजें आएंगी वो 6 प्रकार की होती हैं, उसे मैंने डिटेल में डिस्कस किया, वहां पे वो लगाइएगा। जहां पे शारीरिक क्रिया की बात आ जाए, आप समझ लीजिएगा कि अगर बीएस ब्लूम साहब का नाम लगा करके पूछा गया है और शारीरिक क्रिया को जो है बताया गया है, तो समझ जाइएगा वो मनोगत्यात्मक पक्ष है या तो क्रियात्मक पक्ष है। यह कितने प्रकार से विभाजित किया उन्होंने, इसे भी उन्होंने 5 प्रकार में विभाजित किया। किसी किसी बुक में 6 भी दिया गया है, मैंने देखा किसी किसी बुक में जो है कितना दिया गया है ना, कई जगह इसे 1 2 3 4 5 6 भी दिया गया है, कहीं कहीं पर 5 भी दिया गया है। तो इसी वजह से सारी चीज़ें क्वेश्चन के रूप में आपके सामने नहीं पुटअप की जाती, क्योंकि इसमें खुद कन्फ्यूजन है, केवल यही उनके लिए कन्फ्यूजन नहीं, और यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्षीकरण, किसी चीज को बच्चा जो है प्रत्यक्षीकरण कर रहा है, चित्र बना रहा है, प्रत्यक्ष तरीके से अपने सर के सामने बैठ करके प्रत्यक्षीकरण मतलब शारीरिक क्रिया कर रहा है, बस वही समझिएगा। उसके बाद व्यवस्था कर रहा है, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ही व्यवस्था करेगा। निर्देशात्मक अनुक्रिया करेगा, निर्देश देने पर वह कार्य करेगा, शारीरिक क्रियाएं। कार्यप्रणाली उसकी जो है शारीरिक ही होती है, कार्यप्रणाली जो भी रहेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, शारीरिक ही होती है। जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया का मतलब कोई चीज़ें आप उसे, मतलब कि थोड़ा सा जटिल चीज़ें अगर आप उसके पक्ष में, अगर उसके सामने डाल देंगे तो वह भी उसे करने में सक्षम रहेगा। ये सारी चीज़ें जो है पूछी नहीं जाती, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। इस वजह से कई सारी किताबों में भी मैंने 2-3 राइटर की किताब देखा, तो उसमें जो है थोड़ा सा अंतर दिया गया है ना। इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन नहीं पुटअप होते हैं, क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है ना। तो विशेष रूप से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंने आपको बता दिया है। बीएस ब्लूम ने किसका वर्गीकरण किया, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। कितनी भागों में किया, 3 भागों में किया। कौन कौन सा भाग है, पहला भाग क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भाग है भावात्मक पक्ष, तीसरा भाग है क्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपी टेट या सीटेट में आपसे कहा जाएगा कि संज्ञानात्मक पक्ष को कितने स्तरों में विभाजित किया गया, तो 6 स्तरों में विभाजित किया गया। क्या क्या किया गया, पहले पर हम बच्चे को ज्ञान कराते हैं, दूसरे पर हम बच्चों को बोध कराते हैं, तीसरे पर हम बच्चों को जो है बच्चों के अंदर समझ विकसित करते हैं, चौथे पर जो है हम क्या करते हैं, पहले पर हम उसे क्या कराते हैं, पहले पर हम उसे बोध कराते हैं, है ना, ज्ञान कराते हैं। ज्ञान कराने के बाद उसे हम बोध कराते हैं, उसी बोध कराने को हम समझना कहते हैं। तीसरे पर हम उसे जो है मतलब कि क्या होता है, तीसरे पर वो प्रयोग करने लगता है, चौथे पर वो जो है विश्लेषण करने लगता है, एनालिसिस करने लगता है, पांचवें पर वो जो है संश्लेषण करने लगता है, और छठे पर वह मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित हो जाता है, अर्थात मूल्यांकन करने के लिए मजबूत हो जाता है। भावात्मक पक्ष के 5 रूप बताया गया, ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, आकलन करना, संगठन करना, मूल्य समूह का विशेषीकरण करना। अब ये चीजें कुछ लोग कहेंगे हमें याद ही नहीं होती है, तो आपको ये चीजें याद करने की आवश्यकता भी नहीं। संज्ञानात्मक पक्ष को आप ध्यान रख लीजिएगा ना। 2 चीजें यहाँ पे बच रही हैं। एक जो है मैं आपको बता दूं, एक इनकी बुक का नाम है जो मैंने सर्च किया पाया, इनकी बुक से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 मिनट में देखता हूं। इनकी एक बुक का नाम है, उस बुक को भी आप ध्यान रखिएगा। यहां पे मैंने लिख दिया है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, है ना। ऐसे भी आप देख करके बता देंगे। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को वर्गीकरण किसने किया, बीएस ब्लूम ने, और वही उनकी किताब भी है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये किताब किसकी है, तो बीएस ब्लूम साहब की किताब है ना। और बीएस ब्लूम साहब ने एक क्वेश्चन आपसे गलती से यह भी पूछ सकता है, क्योंकि पहले आया है सीटेट में, इस वजह से आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष की चर्चा किस वर्ष किया था, तो वर्ष भी ध्यान रखिएगा 1956 में किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बीएस ब्लूम साहब के बारे में जो चीजें मैंने आपको बताने का प्रयास किया, इधर उधर से खोज करके आपके लिए बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास किया, है ना। कुछ लोगों के कहने पर आप जो है भटकिए मत इधर उधर, एक सही स्थान पर आइए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए।
मैं एक यूट्यूबर हूं, लेकिन फिर भी इस पर जोर देता हूं कि आपका यही समय है सेल्फ स्टडी करने का, और निशांत ज्ञान का मात्र एक वीडियो दिन भर में जाता है। उस वीडियो को पूरी तन्मयता के साथ आपको देख करके नोट बना लेना है। उसके बाद आगामी समय में यही नोट्स और यही लेक्चर आपके लिए रामबाण साबित होंगे जब आप यूपी टेट और सीटेट के क्षेत्र में उतरेंगे। ठीक है, आप हमेशा प्रयास करिए बेहतर को बेहतर बनाने के लिए। हमारी तरफ से आपके लिए बेहतर किया जा रहा है, या बेहतर करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। यह प्रयास कितना फलीभूत होता है यह वक्त ही बताएगा। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, यह कहने से कुछ नहीं होता है। जब यह आपके सामने आएंगी, वास्तव में मैं कर रहा हूं और आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे, तो आप खुद बताएंगे मेरे कहने से कुछ नहीं होता है ना। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर से मैं आखिरी में यही कहूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जो आपको कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में, मतलब कि आपको परेशान करते हैं ना, कि आप मतलब कि आपके पिताजी को भी कुछ लोग बोलते होंगे कि आपका लड़का जो है पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहता है, तो आप मोबाइल छोड़ दीजिए, लगातार मेहनत से पढ़ाई करिए। मैं आपके सामने आकर के आंख में आंख मिला करके कह रहा हूं, आप अपने दिमाग में और दिल में केवल एक बात रखिएगा, वक्त आने दो बता देंगे तुझे आसमां। जो पड़ोसी रिश्तेदार आपको ताना मारते हैं, बस यही ध्यान रखिए और मेहनत से पढ़ाई करिए। वक्त आने दो बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। धरती को पलटने की ताकत इस जवानी में होती है, केवल उस जवानी का उपयोग आप सही दिशा में कर लीजिए बस, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।